ठंडी लंदन की सुबह, मानो शहर धुंध के पर्दे में लिपटा हुआ था। सड़क पर दूर कहीं से घोड़ा गाड़ियों की खटपटती आवाजें आतीं। उनकी टापों की गूंज धुंधली गलियों में ठहर ठहर कर सुनाई देतीं। पुराने पत्थर के मकान, जिनकी दीवारों पर रात की ठंडक अब भी जमी थी, खामोश खड़े मानो किसी रहस्य को छुपाए हुए। बेकर स्ट्रीट पर 221 बी की खिड़कियों से छनकर आती हल्की धूप धुएं और धूल के बीच तैर रही थी। अंदर कमरे में लकड़ी की अलमारी में रखी पुरानी किताबों की गंध और तंबाकू के धुएं का मिश्रण एक अजीब सा वातावरण बना रहा था। मेरी नजर होम्स पर पड़ी। वह हमेशा की तरह अपनी आराम कुर्सी में टिक कर बैठे थे, लंबी उंगलियों में पाइप थामे और आंखें आधी झुकी हुईं। पर मैं जानता था कि जब भी वह इस तरह दिखते, तभी उनका दिमाग बेहद तेजी से रहस्यों को सुलझाने में व्यस्त चलता रहता है। मैं धीरे धीरे सोफे पर बैठा ही था कि उन्होंने अचानक बिना मेरी तरफ देखे कहा, वॉटसन, हमें किसी आगंतुक की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जल्द ही दरवाजा खटखटाएगा। मैं चौंक कर उनकी ओर देखता रह गया। तुम्हें कैसे पता? उन्होंने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा। सड़क पर कुछ ही पलों पहले भारी कदमों की आहट सुनाई दी। चाल तेज थी, कदम आत्मविश्वासी मगर थोड़ी घबराहट छिपाए हुए। महिला है, शरीर से मजबूत और पैदल चलने की आदत है, और वह तेजी से यहाँ की सीढ़ियां चढ़ने वाली है। मैं अभी उनके निरीक्षण पर सोच ही रहा था कि बाहर सचमुच दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकरानी ने सूचना दी और जल्द ही करीब 25-26 साल की एक युवती कमरे में दाखिल हुई। उसकी चाल में संकोच था, आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। उसने अपने हाथ में पुराना बैग कसकर पकड़ा हुआ था। चेहरे पर सादगी थी, पर साफ नजर आ रहा था कि उसने अपनी शक्ल सूरत और कपड़ों से मर्यादा बनाए रखने की भरसक कोशिश की थी। कृपया बैठ जाइए। होम्स ने हाथ से सामने की कुर्सी की ओर इशारा किया। वह बैठ गई और बैग को गोद में थामते हुए दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए, मानो वहीं उसे हिम्मत दे रहा हो। मैंने गौर से देखा तो लगा उसकी आंखों में किसी गहरे दुख और अनकही उलझन की छाया थी। थोड़ी झिझक के बाद वह बोली, मेरा नाम मैरी सदरलैंड है। मैं विनय स्ट्रीट पर रहती हूँ, टाइपराइटर का काम करती हूँ। महीने के कुछ पैसे मिल जाते हैं और माँ की तरफ से थोड़ी बचत भी मेरे नाम पर है। घर में मेरी माँ हैं और उनके दूसरे पति, यानी मेरे सौतेले पिता श्री जेम्स विंडी बैंक। वह वाइन का व्यापार करते हैं और अक्सर फ्रांस चले जाते हैं। ज्यादातर घर में मैं और माँ ही रहते हैं। युवती की आवाज वहीं थम गई। उसका गला भर आया था। होम्स ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, आप निसंकोच कहिए। मैं और डॉक्टर वॉटसन पूरी तरह आपके पक्ष में हैं। उसने गहरी सांस लेकर कहना शुरू किया, मेरा मामला मेरे विवाह से जुड़ा है। 1.5 साल पहले मैं एक चर्च के समारोह में एक व्यक्ति से मिली। उसका नाम होसमर एंजेल था। वह बेहद शांत और सरल स्वभाव का था। उसने कहा था कि वह मेरे धन या रूप से नहीं, बल्कि मेरे स्वभाव से प्रभावित है। शुरू में मैं उसे साधारण परिचित समझती रही, पर धीरे धीरे मुझमें उसके लिए विश्वास और अपनापन जागा। वह मुझे तभी मिलता जब सौतेले पिता फ्रांस जाते। उसने कहा था कि उसके दफ्तर की स्थिति अस्थायी है, इसलिए सब कुछ गुप्त ही रहे। यहां तक कि हमारी शादी की बात भी। वह बोलते बोलते रुक गई। आंखों में आंसू उतर आए थे। मैं उसके दर्द को महसूस कर पा रहा था। होम्स की गहरी नजरें अब उसके चेहरे से हट नहीं रही थीं। मैरी ने टूटे स्वर में आगे कहा, 14 जून की सुबह हम सेंट एंड्रूज चर्च पहुंचे। मेरी माँ और कुछ लोग भी थे। मैं सजी धजी खड़ी थी और वह भी आया, काले कपड़ों में, बेहद संयमित। पर जैसे ही हम चर्च के द्वार तक पहुंचे, भीड़ में वह अचानक गायब हो गया। कोई देख नहीं पाया कि कहाँ गया। मैंने घंटों प्रतीक्षा की, पर वह वापस नहीं आया। डॉक्टर साहब, सोचिए, एक लड़की के लिए शादी के दरवाजे तक पहुंचना और वहीं दूल्हे का यूं गायब हो जाना कैसा अपमान और पीड़ा है। उसकी आंखों से आंसू ढलक पड़े। कमरे में सन्नाटा छा गया। केवल बाहर से गाड़ियों की खटपट और ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। क्या आपके होस्मर एंजेल ने कभी आपको पत्र लिखा था? होम्स ने गंभीर स्वर में पूछा। जी हां, पर वे सब टाइप किए हुए थे। बस नीचे हस्ताक्षर रहते। कहते थे कि लिखावट बहुत खराब है, इसलिए। और क्या उन्होंने कभी घर का पता या कार्यस्थल की साफ जानकारी दी? नहीं, केवल इतना कि वह किसी दफ्तर के छोटे क्लर्क हैं, पर पता कभी नहीं बताया। आपके सौतेले पिता का इस पर क्या विचार है? मैरी ने गहरी निराशा से कहा।
वे मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि मैं मूर्ख हूं। अजनबियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। होम्स की आंखें अचानक और गहरी हो गईं। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, धन्यवाद मिस सदरलैंड। अब आप निश्चिंत रहें। सच कहीं छिपा नहीं रह सकता। हम इसे उजागर करेंगे। मैरी के जाते ही कमरे में सन्नाटा फैल गया। बाहर धुंध छंटने लगी थी, पर हवा अब भी चुभन लिए ठंडी थी। मैंने उत्सुक होकर होम्स से पूछा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या यह प्रेम में पड़ा कोई भ्रम है या सचमुच कोई अपराध? होम्स ने पाइप का कश लेते हुए धुएं का गोल छल्ला हवा में छोड़ा और धीमे स्वर में कहा, वॉटसन, यह कोई साधारण घटना नहीं। यह एक चाल है, और इसकी जड़ मिस सदरलैंड के घर के भीतर ही छिपी है। मैं एक क्षण को निशब्द रह गया। बाहर सड़क पर एक गाड़ी की टापें गूंज रही थीं, और मैं महसूस कर सकता था कि मेरे मित्र शेरलॉक होम्स के दिमाग में पहले से ही परत दर परत यह रहस्य खुलने लगा है। लंदन की वह शाम बेहद ठंडी थी। शहर की गलियों में हल्की धुंध पसरी हुई थी और गैस के लैंप टिमटिमा रहे थे। सर्द हवा पत्थरों से बने पुराने मकानों की खिड़कियों से टकरा रही थी, जैसे पूरा शहर किसी रहस्य में डूब गया हो। सड़कों पर घोड़ा गाड़ियों की टापें गूंज रही थीं और दुकानों से आती रोशनी उस धुंध को और भी रहस्यमय बना रही थी। मैं, डॉक्टर वॉटसन, हमेशा की तरह 221 बी बेकर स्ट्रीट में अपने मित्र शेरलॉक होम्स के साथ बैठा था। कमरे के भीतर तंबाकू के गाढ़े धुएं के बीच वह गहरी सोच में डूबा बैठा था। मेज पर कई कागज बिखरे हुए थे, जिन्हें वह बार बार देखता और फिर पाइप का कश लेकर धुएं के गोल छल्ले हवा में छोड़ देता। होम्स ने अचानक मेरी ओर देखा और धीमे स्वर में बोला, वॉटसन, मुझे लगता है मामला अब लगभग स्पष्ट है। बेहद अजीब है कि एक लड़की ऐसी दृढ़ता से किसी ऐसे आदमी पर विश्वास कर लेती है जिसकी असली पहचान तक वह नहीं जानती, परंतु मुझे उसके पीछे की असलियत साफ दिखाई दे रही है। मैंने आश्चर्य से पूछा, तो क्या तुम पहले ही समाधान तक पहुंच चुके हो? वह हल्के से मुस्कुराए। संभव है, पर मैं तब तक कोई निष्कर्ष नहीं देता जब तक ठोस प्रमाण सामने न हो, और इस बार प्रमाण जुटाना कठिन नहीं होगा। उनकी आंखों में वही चमक थी जिसे देखकर मुझे समझ आ जाता कि वह सत्य तक काफी करीब पहुंच चुके हैं। उन्होंने घड़ी की ओर नजर डाली और बोले, मुझे लगता है अब हमें उस व्यक्ति से मिलना होगा जो इस कहानी का असली पात्र है, विंडी बैंक। और विश्वास करो, वॉटसन, वह खुद जल्द ही हमारे पास आने वाला है। जब भी कोई आदमी सोचता है कि उसने दूसरों को बड़ा धोखा दिया है, उसी उत्सुकता में वह हमें परखने चला आता है। वह कह ही रहे थे कि आधे घंटे बाद हमारी नौकरानी भीतर आई और बोली, सर, एक सज्जन आपसे मिलने आए हैं। उनका नाम जेम्स विंडी बैंक है। होम्स ने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा। कहाँ था ना, वॉटसन? उसे आने से कोई नहीं रोक सकता। दरवाजा खुला और भीतर एक दुबला पतला व्यक्ति दाखिल हुआ। उम्र 40 के आसपास, चेहरा पीला और आंखें छोटी सी, जिनसे लोभ और चतुराई झलकती थी। उसने शांत और अहंकारी भाव से कहा, मिस्टर होम्स, मुझे पता चला कि मेरी सौतेली बेटी मैरी आपके पास आई थी और उसने अपनी निजी बातें आपके साथ साझा की होंगी। होम्स ने निर्विकार भाव से उत्तर दिया, हाँ, बिल्कुल सही। वह बेहद चिंतित है। एक अजनबी युवक ने उसे चर्च के द्वार पर छोड़कर अचानक गायब होकर अपमानित किया है, और अब वह युवती अपने ही घर में शोक में डूबी है। बताइए, एक अभिभावक होने के नाते यह स्थिति आपको भी दुखद नहीं लगती? विंडी बैंक के होंठ सिकुड़े। उसने कठोर स्वर में कहा, देखिए मिस्टर होम्स, मेरी नजर में यह कहानी महज एक मूर्खतापूर्ण मोह है। मैरी एक बच्ची है, भले ही उम्र 25 की हो गई हो। वह भावुक है और आसानी से किसी भी आदमी की मीठी बातों में आ जाती है। मैंने पहले ही उसे चेताया था कि यह होसमर एंजेल उसके योग्य नहीं है। उसने मेरी बात सुनी नहीं, मां की भी बात नहीं मानी, लेकिन समय के साथ उसे खुद समझ आ जाएगा। मैंने गौर किया कि उस आदमी के स्वर में एक नकली सहानुभूति छिपी हुई थी। विषय चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, उसकी आंखों में केवल बेपरवाही और अपनापन छुपाने की कोशिश थी। होम्स उसे ध्यानपूर्वक देख रहे थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अगर यह केवल क्षणिक मोह है, तो फिर उसके सारे पत्र टाइप पर लिखे क्यों गए? क्यों उसका असली पता कभी सामने नहीं आया? और क्यों वह केवल तभी नजर आया जब आप फ्रांस चले जाते हैं? विंडी बैंक चौंक कर पीछे झुका, लेकिन तुरंत अपने भावों पर काबू पा लिया। उसने जोर देकर कहा, मिस्टर होम्स, आप अपराध विज्ञान की बातें कर रहे हैं, जबकि यहां आवश्यकता सिर्फ मानसिक चिकित्सा की है।
मेरी सौतेली बेटी विचलित है और जितना कम आप इसे आगे बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा होगा। मैं हैरान था। एक पिता को अपनी बेटी की पीड़ा देखकर दुखी होना चाहिए था, पर यह व्यक्ति अपनी बेटी की भावनाओं का मजाक बना रहा था। होम्स ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, विंडी बैंक साहब, आपकी राय भले ही दिलचस्प हो, परंतु मुझे अपने निष्कर्ष राय पर नहीं, तथ्यों पर टिकाने की आदत है। और इस मामले में ऐसे तथ्य मौजूद हैं जिन्हें आप चाहकर भी नकार नहीं पाएंगे। वह बेचैन होकर कुर्सी पर सरक गया और तुरंत उठ खड़ा हुआ। मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। मैरी को आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। उसके स्वर में घबराहट थी, आंखों में एक अनजाना डर भी। वह जल्दी जल्दी विदा लेकर कमरे से निकल गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैंने उत्साह से कहा, अब तो कृपया मुझे बताओ होम्स, आखिर मामला है क्या? होम्स ने मुस्कुराकर पाइप का एक कश लिया और कहा, थोड़ा धैर्य रखो वॉटसन। हमें अभी केवल उन पत्रों का बारीकी से निरीक्षण करना है। उसके बाद मैं तुम्हें सच बता दूंगा। मैंने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे रहस्य सचमुच असहनीय होते हैं होम्स। वह हंस पड़े। और यही असहनीयता तुम्हें मेरे साथ बांधे रखती है। उस रात देर तक मैं वही दृश्य सोचता रहा। मिस सदरलैंड की भोली आंखें और विंडी बैंक की चालाक, झिलमिलाती आंखें मेरे मन में आ जा रही थीं। ऐसा लगता था जैसे यह प्रकरण अब कभी भी विस्फोट की तरह खुलने वाला है। दूसरे दिन शाम को हम विनय स्ट्रीट पहुंचे। बाहर घनी धुंध छा गई थी, गैस लाइटें पीली रोशनी बिखेर रही थीं और सड़क पर भीड़ धीरे धीरे घरों की ओर लौट रही थी। गाड़ियों की खटखटाहट और दुकानों से आती हंसी ठिठोली उस शांति को तोड़ रही थी। हमने दरवाजा खटखटाया और भीतर बुलाया गया। बैठक सजी संवरी थी, पर सादगी झलक रही थी। थोड़ी देर बाद मैरी सदरलैंड खुद सामने आई। चेहरे पर गहरी चिंता थी, लेकिन हमें देखकर उसकी आंखों में राहत उतर आई। मिस्टर होम्स, उसने कांपते स्वर में कहा, क्या आपको कुछ पता चला? होम्स ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे बस वे पत्र दिखा दीजिए जो होस्मर एंजेल ने आपको लिखे थे। वह तुरंत अलमारी से लिफाफा लाई। उसमें कई पत्र थे, सभी टाइपराइटर पर टाइप किए हुए। होम्स ने उन्हें गहनता से देखा, शब्दों का निरीक्षण किया, टाइप की स्याही पर गौर किया। हर पन्ने को वह ऐसे देख रहे थे मानो पंक्तियों से ही आरोपी का चेहरा झलक रहा हो। उनके होठों पर धीरे धीरे वह रहस्यमय मुस्कान फैलती जा रही थी जो हमेशा इस बात का संकेत होती थी कि उनका अनुमान लगातार पुख्ता हो रहा है। पत्र मेज पर रखते हुए उन्होंने धीरे से कहा, मिस सदरलैंड, आप साहसी हैं। मेरा वादा है कि मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, लेकिन सच हमेशा मधुर नहीं होता। यह आपके लिए किसी सदमे से कम भी नहीं होगा। युवती ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी। इस अधूरी स्थिति से बेहतर है कि मैं सच्चाई जानूं, चाहे वह कड़वी ही क्यों ना हो। होम्स ने सिर हिलाया। ठीक है, मुझे और केवल एक रात का समय दीजिए। कल मैं आपको पूरा सच बता दूंगा। हम वहां से लौटे तो लंदन की गलियां अब भी धुंध में डूबी थीं। ठंडी हवा में इतिहास की पुरानी इमारतें ऐसे लग रही थीं जैसे वे भी किसी रहस्य में सांस ले रही हों। मैंने चलते चलते होम्स से धीमे स्वर में पूछा, तो अब तो मामला स्पष्ट हो गया? होम्स ने हल्के स्वर में कहा, हाँ वॉटसन, बिल्कुल स्पष्ट। लंदन की उस सुबह की ठंड अब भी हड्डियों को चीरती हुई महसूस हो रही थी। सड़क पर धुंध की चादर पसरी हुई थी। घुड़दौड़ गाड़ियों की खदखदाती आवाजें उन खाली गलियों में गूंज रही थीं और गैस लैंप की पीली रोशनी धुंध को बेध नहीं पा रही थी। ऐसे माहौल में हर व्यक्ति, हर मकान, हर चलती छाया किसी रहस्य का हिस्सा लगती थी। मैं डॉक्टर वॉटसन हमेशा की तरह 221 बी बेकर स्ट्रीट पर अपने मित्र शेरलॉक होम्स के साथ था। कमरे में तंबाकू के धुएं का धुंधलका था। खिड़की से छनकर आती हल्की धूप भी उस धुएं में खो जाती थी। होम्स मेज पर रखे कुछ पत्रों का गहन निरीक्षण कर रहे थे। उनकी आंखें उस कागज की हर बारीकी को पा रैच रही थीं, जैसे इन अक्षरों में ही रहस्य की कुंजी छिपी हो। मैंने चुपचाप उन्हें देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। यह मुस्कान मुझे बताती थी कि रहस्य अब लगभग खुल चुका है। अचानक उन्होंने मुझे पुकारा, वॉटसन, देखो इन टाइप किए हुए पत्रों को। इन सब में कुछ अक्षरों के सामने हल्की टेढ़ी छाप है। यह कोई साधारण बात नहीं है।
यह उस टाइपराइटर की निशानी है जिसका बार बार इस्तेमाल हो चुका है, और यही खासियत विंडी बैंक के ऑफिस के टाइपराइटर की है। मैंने आश्चर्य और भय से उनकी ओर देखा। तो तुम्हारा मतलब होस्मर एंजेल और जेम्स विंडी बैंक दोनों एक ही व्यक्ति हैं? होम्स ने गहरी मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। सही समझा तुमने, वॉटसन। यह चाल बड़ी चतुराई से चली गई। नकली चश्मे, बनावटी दाढ़ी और अलग आवाज का सहारा लेकर विंडी बैंक ने ही खुद को होस्मर एंजेल बना लिया। उसने मैरी की भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखा ताकि वह किसी और के संपर्क में ही ना आए। और ठीक जब शादी का समय आया, वह अचानक गायब हो गया ताकि लड़की पूरी तरह उसी मोहपाश में बंधी रहे। नतीजा यह कि वह आज तक सोचती रही कि उसका सच्चा प्रेमी कहीं लापता हो गया, जबकि असलियत यह थी कि उसका तथाकथित प्रेमी कभी अस्तित्व में था ही नहीं। मेरे भीतर गुस्से की लहर दौड़ गई। यह तो घिनौना अपराध है। एक सौतेला पिता अपनी ही बेटी को इस प्रकार छलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी छीन ले। इससे नीच काम और क्या हो सकता है? होम्स ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, यह नैतिक रूप से बेहद नीच हरकत है। लेकिन कानूनी नजरिए से देखो तो विंडी बैंक कह सकता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया। न तो उसने वास्तव में उससे विवाह किया, न कोई दस्तावेज पर धोखा हुआ। बस उसने लड़की की भावनाओं से खेला, और दुर्भाग्य से कानून भावनाओं के ऐसे अपराध को पकड़ नहीं सकता। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मुझे ख्याल आया कि जब यह सच्चाई मैरी को बताई जाएगी तो उस पर कितना गहरा आघात होगा। मैं उसकी सिसकती आंखें याद करने लगा, और विंडी बैंक की चालाक मुस्कान मेरी आंखों के सामने आ खड़ी हुई। रात का अंधेरा और गहरी होती ठंड उस रहस्य की कठोरता में और इजाफा कर रहे थे। सुबह जब मैं दोबारा बेकर स्ट्रीट पहुंचा तो देखा कि होम्स पहले से ही तैयार था। उसकी आंखों में वही चमक थी। उसने कहा, आज का दिन निर्णायक होगा। चाहे यह सच्चाई कितनी भी कठोर क्यों न हो, मैरी को भ्रम की जंजीरों से मुक्त करना ही होगा। गलत मोहपाश में बंधकर जीवन बर्बाद करना सच्चाई के एक पल की पीड़ा से कहीं ज्यादा विनाशकारी होता है। इतना कहकर उसने अपनी जेब से उन पत्रों की प्रतियां निकालीं और बोला, ये प्रमाण मैं उसे दिखाऊंगा ताकि उसे लगे कि हमारे शब्द केवल अनुमान नहीं बल्कि पुख्ता साक्ष्यों पर आधारित हैं। इसी बीच दरवाजे पर आहट हुई, और जैसा उम्मीद थी, मैरी सदरलैंड कमरे में दाखिल हुई। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर थकान और बेचैनी झलक रही थी, जैसे पूरी रात उसने कराहते और रोते हुए बिताई हो। वह बैठते ही बोली, मिस्टर होम्स, क्या कुछ परिणाम निकला? उसकी आवाज कांप रही थी। होम्स ने शांत भाव से कहा, हाँ मिस सदरलैंड, बहुत कुछ सामने आ चुका है, लेकिन अब आपको हिम्मत दिखानी होगी। यह सच आसान नहीं होगा। क्या आप चाहेंगी कि वॉटसन भी गवाह बने? मैरी ने मेरी ओर देखा और हल्के स्वर में बोली, डॉक्टर साहब ने हमेशा मुझे सहानुभूति दी है। मैं चाहती हूं कि आप दोनों ही मुझे यह सच्चाई बताएं। होम्स ने धीरे धीरे कहा, तो सुनिए, आपका प्रिय होस्मर एंजेल कोई अलग व्यक्ति नहीं था। वह नकाब पहनकर सामने आता था। नकली चश्मा, बनावटी दाढ़ी, बदली हुई आवाज, सब कुछ उसी का हिस्सा था। और वह शख्स और कोई नहीं बल्कि आपके सौतेले पिता जेम्स विंडी बैंक थे। मैरी के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे उसने किसी असंभव बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया हो। वह फूट पड़ी, नहीं, यह असंभव है। मेरे पिता ऐसा क्यों करेंगे? वे तो हमेशा कहते थे कि वह मेरे भले के लिए सोचते हैं। उसने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया और सिसकते हुए धीरे धीरे कहती रही, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मैं असहज और करुणा से भरा उसे देख रहा था। उसका मासूम दिल इस सच से टूट चुका था। लेकिन होम्स का तरीका अलग था। वह जानता था कि जिस झूठ ने अब तक उसे कैद कर रखा है, उसे पूरी तरह तोड़ना ही होगा। उसने पत्र उसके सामने रखे और कहा, देखिए, ये पत्र। टाइप किए हुए हर पन्ने पर कुछ अक्षरों में झुकाव वही है जो विंडी बैंक के ऑफिस के टाइपराइटर में आता है। यह ठोस प्रमाण है। और ध्यान दीजिए, जब भी विंडी बैंक फ्रांस चला जाता, तभी होस्मर एंजेल नजर आता, और जैसे ही लौटता वह गायब हो जाता। सच अपने आप बयान कर देता है। वे दोनों एक ही शख्स थे। मैरी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह टूटती आवाज में बोली, तो क्या यह सब छल था? मैं अपने ही घर में ठगी गई। जिस इंसान को मैंने अपना संरक्षण माना, उसने ही मेरे जीवन को कैद कर दिया। वह सिसकियों में डूब गई।
मैं उसे दिलासा देने के लिए बढ़ा, लेकिन होम्स ने इशारे से रोका। उसे रो लेने दो वॉटसन, कुछ दर्द आंसुओं में बहकर ही निकलते हैं। कुछ देर बाद वह संभली। उसकी आंखें सूज गई थीं, पर आवाज में एक नई दृढ़ता थी। उसने कहा, अब मैं समझती हूं कि मैंने कितना बड़ा भ्रम पाल रखा था। यह जानना मेरे लिए घातक चोट है, लेकिन अब मैं आजाद हूं। अब मैं वह कैदी नहीं रही जो झूठे मोह में बंधी हो। मैं अपने भविष्य का रास्ता खुद चुनूंगी। उसके शब्दों में कांपती हिम्मत थी। उसने आंसुओं के बीच कृतज्ञता से हमें देखा। आप दोनों ने मेरी आंखें खोल दी। यह चोट भले ही गहरी है, लेकिन अब मैं धोखे के बोझ से मुक्त हूं। होम्स ने धीरे से उसका हाथ थाम कर कहा, आप साहसी हैं। इस साहस के साथ आगे चलें। दुनिया आपके लिए खुली है। वह अपने कमजोर कदमों से उठी। जाते जाते उसकी चाल डगमगाती थी, लेकिन चेहरे पर एक नई रोशनी थी, मानो किसी ने एक भारी पर्दा उसके सामने से हटा दिया हो। दरवाजे के बंद होते ही कमरे में सन्नाटा पसर गया। मैंने गुस्से में भरे स्वर में कहा, होम्स, ये सोचकर भी मेरा खून खौलता है कि कोई आदमी अपने ही घर की लड़की को इस तरह ठग सकता है। होम्स ने पाइप का नया कश लिया और गंभीर स्वर में कहा, हाँ वॉटसन, यही दुनिया है, और ऐसे ही सच्चों को उजागर करना ही हमारी जिम्मेदारी है। लंदन की ठंडी धुंध उस शाम और भी गहरी हो गई थी। कंकरीली सड़कों पर घुड़दौड़ गाड़ियों की खटखटाहट और दूर बजती चर्च की घंटियां माहौल में रहस्यमय उदासी घोल रही थीं। 221 बी बेकर स्ट्रीट के कमरे में धुएं का एक बादल जैसे ठहर गया था। होम्स अपनी कुर्सी पर टिके हुए पाइप सुलगाए बैठे थे। उनकी आंखें खिड़की से बाहर उठते धुंधलके पर जमी थीं। मैं चुपचाप देखता रहा। अचानक मेरे मन में उबाल उठने लगा और मैं बोल पड़ा, होम्स, ऐसा शख्स जो अपने ही घर की लड़की का जीवन छीन ले, उसे तो कठोर दंड मिलना चाहिए। होम्स ने गंभीरता से सिर हिलाया। उनकी गहरी आवाज में पीड़ा झलक रही थी। वॉटसन, मैं सहमत हूं, परंतु दुख की बात है कि कानून इस तरह की कुटिलता को अपराध नहीं मानता। कौन सा न्यायालय यह साबित कर पाएगा कि उसने केवल वेश बदलकर विवाह होने से रोका? कागज पर कोई अपराध नहीं, केवल भावनाओं के साथ छल, और इस पर कानून मौन है। यही ऐसे लोगों का सबसे बड़ा हथियार है। मेरे होठों से निराशा भरा प्रश्न निकला, तो फिर न्याय कहाँ है, होम्स? होम्स की नजर दीवार से बाहर फैली धुंध पर टिकी थी। धीरे से बोले, न्याय हमेशा इंसानों की अदालत में नहीं, ईश्वर के हाथों में रहता है। हमने जो कर सका, किया। एक भोली लड़की को धोखे के जाल से मुक्त किया। यही इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं अवाक था। मेरे भीतर गुस्सा, अफसोस और राहत तीनों भाव टकरा रहे थे। मैंने महसूस किया कि कभी-कभी सबसे बड़े अपराध वही होते हैं जो किसी अदालत की परिभाषा में अपराध नहीं माने जाते, और तब मनुष्य का अंदरूनी नैतिक बल ही न्याय की अंतिम उम्मीद बनता है। बाहर सड़क पर गाड़ियों की खटपट और लोगों की आहट सुनाई दे रही थी, लेकिन कमरे के भीतर एक भारी मौन था। होम्स धुएं का छल्ला हवा में छोड़ते हुए गहरी सोच में डूबा था। मैं उन्हें देखता रहा और फिर अधीर होकर कह बैठा, होम्स, तुम गजब हो। जिस दिन मिस सदरलैंड आई थी, उसी क्षण तुम्हारे दिमाग में सारा चित्र बनने लगा था, जबकि मैं पूरी तरह अंधेरे में भटक रहा था। अब जब सच सामने आ चुका है, तो मुझे समझाओ कि आखिर तुम इस निष्कर्ष तक पहुंचे कैसे? होम्स मुस्कुरा उठे। वॉटसन, यही तुम्हारी खूबसूरती है। तुम केवल अंत नहीं, बल्कि यात्रा भी समझना चाहते हो। सुनो, सबसे पहला सुराग था टाइप किए हुए पत्र। कोई प्रेमी अपनी प्रेयसी को दिल की बातें टाइपराइटर में लिखकर भेजता है? नहीं, पत्रों का टाइप किया जाना सिर्फ पहचान छुपाने की युक्ति थी। हस्तलिखित शब्द तो आदमी की आत्मा खोल देते हैं, और विंडी बैंक यह जोखिम नहीं उठा सकता था। मैंने बीच में कहा, लेकिन केवल टाइप किए गए पत्रों से यह निष्कर्ष कैसे निकाला जा सकता है? होम्स ने धीरज से समझाया, वॉटसन, हर टाइपराइटर की छाप अद्वितीय होती है, जैसे इंसान की उंगलियों के निशान। इन पत्रों में ई अक्षर हल्का झुका हुआ और दूसरा सुराग और भी सीधा था। हॉस्मर एंजेल हमेशा तभी प्रकट हुआ जब विंडी बैंक फ्रांस गया होता। क्या कोई सच्चा आदमी अपने प्रेम के मिलन को इस तरह छुपाता? यह मेल विंडी बैंक की यात्राओं से बंधा हुआ था। यह बात अपने आप सब कुछ कह देती है। मेरे मन में तर्क अब स्पष्ट हो चुका था। मैंने कहा, सचमुच हर तथ्य सीधा उसी ओर इशारा कर रहा था। और अंतिम चाल, विवाह के समय अचानक गायब होना,
होम्स ने मेरी बात पूरी की। ठीक कहा, वॉटसन। उस गायब होने ने लड़की के दिल को हमेशा बांधे रखा। यह चाल सबसे भयानक थी। वह यह मान बैठी कि उसका प्रेमी रहस्यमय त्याग कर गया है, और इस मोह ने उसके जीवन का द्वार बंद कर दिया। उसके दिल में किसी और के लिए जगह ही नहीं बची। मैं क्रोध से भरकर बोला, यह सब जानते हुए भी कानून उसका कुछ नहीं कर सकता। यह न्याय का अपमान है, होम्स। होम्स ने गंभीरता से कहा, कानून केवल वही पकड़ता है जिसे देखा और लिखा जा सके, लेकिन भावनाओं की हत्या को कोई धारा नहीं पकड़ पाती। यही फर्क है कानून और न्याय में। हमने उसे अदालत में भले न घेरा हो, पर असल सजा यही है कि अब उसका छल उजागर हो चुका है। मैरी अब उसके नियंत्रण में नहीं रहेगी। यही उसकी सबसे बड़ी हार होगी। मैं चुप हो गया। उनके शब्द कटु लेकिन सत्य थे। कुछ क्षण का मौन छाया रहा। फिर होम्स धीरे से बोले, याद है, वॉटसन, जब मैरी पहली बार यहां आई थी, मैंने कहा था कि रहस्य घर के भीतर ही छिपा है। उसके सौतेले पिता का हंसी में बात टाल देना, यही असली सुराग था। एक सच्चा अभिभावक अपनी बेटी के अपमान पर मजाक नहीं करता। उसकी हंसी ही उसकी कमजोरी थी। मैं हंस पड़ा। तो तुम्हें शुरुआत से ही सारा खेल समझ आ गया था, बस मुझे अधर में रखते रहे। होम्स भी हंसा। वॉटसन, यही तो हमारी यात्रा का मजा है। अगर पहले दिन कह देता कि सब विंडी बैंक की करतूत है, तो तुम्हें थ्रिल कहां मिलता। लेकिन धीरे धीरे जब तुम खुद उस निष्कर्ष तक पहुंचते हो, तभी असली रोमांच पैदा होता है। फिर मेरी आवाज धीमी हो गई। पर एक सवाल है, होम्स। ऐसा क्यों होता है कि इंसान अपने ही घर के रिश्तों को स्वार्थ की बलि चढ़ा देता है? यह पीड़ा मेरे मन को भीतर तक झकझोरे देती है। होम्स का स्वर अब गंभीर हो उठा। वॉटसन, यही जीवन का कड़वा सच है। लोभ और स्वार्थ कभी कभी प्रेम और दया से भी अधिक ताकतवर बन जाते हैं। विंडी बैंक ने सोचा कि बेटी का विवाह हो जाने से उसके हाथ से धन और सुविधा निकल जाएगी। उसके लिए रिश्तों की पवित्रता का मूल्य कुछ नहीं था, और यही स्वार्थ उसे पशु से भी नीचे गिरा गया। मैं सोच में डूब गया। मेरी आंखों में जीवन के कई दृश्यों की याद घूम गई। कितने ही परिवार धन के लिए बिखरते हैं। कितनी बार विश्वास खून के रिश्तों से भी कमजोर साबित होता है। होम्स ने जोड़ते हुए कहा, लेकिन याद रखो, हमने यहां सबसे बड़ा काम किया है। हमने मैरी की आंखों से पट्टी हटा दी है। अब चाहे वह जीवन में जो फैसला करे, वह फैसला उसकी अपनी इच्छा का होगा, न कि किसी छलावे का। हम दोनों लंबे समय तक चुपचाप बैठे रहे। खिड़की से बाहर देखा तो धुंध अभी भी फैली थी, लेकिन सुबह की हल्की धूप उस धुंध को चीरने लगी थी। होम्स ने गहरी सांस ली और कहा, वॉटसन, सच हमेशा सामने होता है, पर लोग उसे देख नहीं पाते। वे असाधारण कारण ढूंढते हैं, जबकि समाधान उनके सामने ही खड़ा होता है। मैं हल्की हंसी के साथ बोला, शायद इसी वजह से लोग तुम्हें खोजते हैं। तुम्हारी नजर साधारण चीजों में असाधारण पहचान ले लेती है, और तुम्हारा सच पूरी दुनिया को चकित कर देता है। होम्स ने धुएं का घेरा छोड़ते हुए धीमे से कहा, और कभी कभी, वॉटसन, मुझे लगता है मैं कोई जादूगर हूं। फर्क बस इतना है कि मेरा जादू किसी की जिंदगी को दिशा देता है। उस शाम कमरे का माहौल धुंध और रोशनी की मिश्रित परतों से भरा था। मैं जानता था कि इस केस ने न केवल मैरी का जीवन बदला है, बल्कि मेरे भीतर भी एक गहरी सीख छोड़ दी है कि दुनिया के सबसे खतरनाक अपराध वही हैं जिन्हें कोई अदालत अपराध मानने को तैयार नहीं होती। और उस समय इंसान का नैतिक बल और समय ही असली चिकित्सक बनता है। रात का सन्नाटा लंदन की ठंडी धुंध में और गहरा हो गया था। सड़कें लगभग वीरान थीं, केवल कभी कभी किसी घुद्दा गाड़ी की टाप और उसके पहियों की चरमराहट उस खामोशी को तोड़ती। गैस लैंप की रोशनियां धुंध में खो जाती थीं, और पुरानी इमारतों की दीवारें मानो किसी रहस्यमय परछाई की तरह खड़ी थीं। मैं अपने कमरे में बैठा उस पूरे मामले को बार बार याद कर रहा था। तभी मुझे होम्स का एक वाक्य गूंजा, कानून और न्याय हमेशा एक जैसे नहीं होते। कितना गहरा सच छिपा था इन शब्दों में। विंडी बैंक भले ही अपने अपराध की कानूनी सजा से बच निकले, लेकिन मेरी अंतरात्मा ने उसे दोषी ठहरा दिया, और मुझे लगा, ईश्वर की अदालत में भी कोई वकील उसे निर्दोष सिद्ध नहीं कर पाएगा। होम्स के लिए यह केवल एक केस था, एक पहेली जिसे ढूंढना और हल करना उसका स्वभाव था। उसने इस धोखे के हर मुखौटे को उतारकर असली चेहरा सामने रख दिया। लेकिन मेरे लिए यह मात्र एक साजिश नहीं थी।
यह एक टूटे हुए दिल का नाटक था। मुझे लगा मैं किसी जीवित नाटक का गवाह हूं। एक तरफ मासूमियत और भरोसा खड़ा था और दूसरी तरफ चालाकी और स्वार्थ ने उन्हें कुचल दिया। यह न्यायालय का केस नहीं, बल्कि इंसानी भावनाओं का युद्ध था। उस रात मैंने अपने आप से एक वचन लिया। अगर मेरे आसपास कभी ऐसा विश्वासघात होगा, तो मैं केवल अपराधी को पहचानने में नहीं, बल्कि पीड़ित को संभालने में भी साथ दूंगा। क्योंकि दुनिया केवल गुनाहगारों को कटघरे में खड़ा करने से नहीं बदलती, पीड़ित को खड़े होने की ताकत देना भी उतना ही जरूरी है। धीरे धीरे नींद ने मुझे घेर लिया। सपनों में मैंने वही दृश्य देखा। एक चर्च का दरवाजा, सफेद कपड़ों में एक युवती प्रतीक्षा करती हुई, और अचानक भीड़ में गुम हो जाने वाला काला परछाई सा आदमी। मैं दूर खड़ा यह सब देख रहा था, पर मदद करने में असमर्थ था। जब नींद टूटी और खिड़की से हल्की धूप भीतर आई, तो मैंने चैन की सांस ली कि यह केवल सपना था। परंतु असलियत कहीं अधिक भयावह थी, क्योंकि लंदन की सड़कों में कहीं न कहीं सचमुच ऐसी एक युवती अपने जीवन के टूटे सपनों को झेल चुकी थी। अगले दिन हम दोनों फिर उसी परिचित बैठक में बैठे थे। बाहर आसमान बादलों से ढका था, ठंडी हवा में नमी थी। सड़कें लोगों की चहल पहल और गाड़ियों की आवाज से भर रही थीं, लेकिन मेरा मन बार बार उसी केस पर ठहरता। होम्स धुएं के छल्ले बनाते हुए गहरी सोच में डूबा था। उसकी आंखें चौकन्नी थीं, मानो वह अब भी किसी तर्क की कड़ी पर विचार कर रहा हो। मैंने बातचीत छेड़ने की ठानी। होम्स, यह केस मेरे लिए एक अनोखा अनुभव रहा। एक तरफ इसमें रहस्य और साजिश थी, पर दूसरी तरफ इसमें गहराई से दुख और आघात भी शामिल था। आखिर रिश्तों के बीच इतना नीच स्वार्थ कहां से आ जाता है? होम्स ने धुएं का गोल छल्ला हवा में छोड़ते हुए कहा, वॉटसन, हर रिश्ता विश्वास पर निर्भर करता है। लेकिन जब स्वार्थ भीतर से दीमक की तरह उस बुनियाद को खोखला कर देता है, तब रिश्ता केवल दिखावे का मामला रह जाता है। विंडी बैंक ने भी यही किया। उसने संबंध का अर्थ नहीं देखा, सिर्फ अवसर देखा। धन का अवसर, सुख सुविधा का अवसर। और जब इंसान केवल अवसर ही देखता है, तो करुणा और प्रेम उसके लिए अर्थहीन हो जाते हैं। मैंने धीरे से पूछा, पर क्या यह स्वार्थ हर व्यक्ति में छिपा होता है? क्या हर इंसान अपने प्रियजनों को भी साधन बना सकता है? कुछ क्षण की खामोशी के बाद होम्स बोला, हर इंसान के भीतर लोभ, भय और स्वार्थ मौजूद होते हैं। फर्क यह है कि कोई उन्हें नियंत्रित कर लेता है, कोई उनसे हार जाता है। हथियार उठाना सब कर सकते हैं, लेकिन हत्यारे वही बनते हैं जिनका विवेक कुंठित हो चुका होता है। विंडी बैंक भी ऐसा ही था। अवसर उसके पक्ष में था और नैतिकता उसके भीतर मर चुकी थी। मैंने गहरी सांस ली और पूछा, तो ऐसी घटनाओं से बचा कैसे जाए? आखिर मिस सदरलैंड तो पूरी तरह छलावे में फंस गई थी। होम्स ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, भरोसा जरूरी है, लेकिन परख भी उतनी ही जरूरी है। जीवन केवल भावनाओं से नहीं चलता। हमें पूछना चाहिए, परखना चाहिए। अगर मैरी ने होस्मर एंजेल से उसका असली घर और परिवार के बारे में सवाल पूछा होता, और वह हर बार गोलमोल जवाब देता, तो उसे पहले ही शक होना चाहिए था। मगर प्रेम और भोलेपन ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी, और इसी कमजोरी का फायदा विंडी बैंक ने उठाया। मैंने दुख भरे स्वर में कहा, फिर भी होम्स, यह लड़की गहरा आघात झेल चुकी है। होम्स गंभीर स्वर में बोला, हाँ वॉटसन, यही सच्चाई है। लेकिन इसे देखो एक सबक की तरह। अब उसके सामने भ्रम नहीं, बल्कि कठोर सत्य है। और जब इंसान का सामना सच से होता है, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों ना हो, तब उसके पास नया जीवन शुरू करने की संभावना होती है। यही इस केस की असली जीत है। मेरे मन में थोड़ी राहत की लहर दौड़ी। फिर मैंने प्रश्न किया, होम्स, तुम्हें अक्सर ऐसे मामलों में गुस्सा या करुणा व्यक्त करते नहीं देखता। क्या तुम्हें सचमुच पीड़ा महसूस नहीं होती? होम्स चुप रहा, फिर धीरे से बोला, वॉटसन, यह सच है कि मैंने खुद को कठोर बनाया है। कारण यह है कि यदि मैं पीड़ा में खो जाता, तो सही निष्कर्षों तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। मेरा काम है तथ्य देखना और उन्हें जोड़ना। दया और करुणा का काम तुम्हारे जैसे लोगों के हाथ में है। तुम इन केसों को इंसानी नजर से देखते हो और मैं वैज्ञानिक नजर से। यही वजह है कि हम दोनों साथ हैं। तुम्हारे बिना तस्वीर अधूरी रह जाती है। उनकी बात सुनकर मेरे भीतर स्नेह उमड़ आया। सच है, होम्स कभी कभी कठोर लगता, लेकिन उसकी कठोरता में भी भलाई छिपी होती। अचानक होम्स खड़ा हुआ और खिड़की से बाहर ताकने लगा।
बाहर की धुंध में हल्की धूप उतरने लगी थी। उसने कहा, यह केस अब खत्म हुआ। मैरी समय के साथ संभल जाएगी और विंडी बैंक को उसका अंतःकरण कभी चैन नहीं लेने देगा। याद रखो, इंसान छल करके कुछ समय तक जी सकता है, किंतु सदा नहीं। मैंने उस दिन की पूरी चर्चा अपनी डायरी में लिखी। होम्स के तर्क और उसकी दृष्टि ने एक बार फिर मुझे सोच में डाल दिया। यह केस मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि यह केवल एक रहस्य का खुलासा नहीं था, बल्कि मानव स्वभाव का भी प्रतिबिंब था। उस शाम जब मैंने खिड़की से बाहर झांका तो लंदन की गलियां अपनी उसी धुंध और शोर में डूबी हुई थीं। मैंने सोचा, हर गली, हर चेहरा, हर घर के भीतर कोई न कोई अनकही कहानी बसी है। कहीं धोखे की, कहीं सत्य की और कहीं पीड़ा की। और हो सकता है उसी के बीच कोई और मैरी सदरलैंड भी हो। लेकिन शायद वहीं कहीं कोई शेरलॉक होम्स भी हो, जो सच का मुखौटा उतारकर दुनिया को उसकी असली शक्ल दिखा दे। लंदन की ठंडी हवाएं उन दिनों कुछ और गहरी मालूम पड़ती थीं। आसमान में बादलों की मोटी परत फैली रहती और शहर की गलियों पर धुंध का ऐसा पर्दा होता जो हर गाड़ी की रोशनी को निगल लेता। पत्थरों से बनी संकरी सड़कों पर घोड़ा गाड़ियों की टाप और उनके पहियों की चरमराहट उस वीरानगी को चीरती हुई आगे बढ़ती। गैस लैंप का पीला उजाला धुंध में तैर कर रह जाता। इस शहर में चलते हर चेहरे के पीछे एक अनकही कहानी छुपी दिखती थी। इन्हीं दिनों की बात है जब मिस मैरी सदरलैंड का मामला हमारी जिंदगी से गुजरा। कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी यह अनुभव मेरे दिलो दिमाग में गहराता गया। जब मैं अपने क्लिनिक में मरीजों से मिलता, उनके परिवारों को देखता, तो हर जगह मुझे यही एहसास होता कि इंसानी रिश्तों की असल बुनियाद विश्वास है। चाहे पति पत्नी हो, माता पिता और संतान हो, या मित्रता का बंधन, सब इसी डोर पर टिके हैं। और यदि कोई विंडी बैंक जैसा चालाक इंसान इस डोर पर चोट करे तो जीवन का पूरा संतुलन टूट जाता है। उस शाम मैं फिर बेकर स्ट्रीट गया। होम्स अपनी कुर्सी पर टेक लगाए वायलिन बजा रहा था। उसकी उंगलियां तारों को छेड़ रही थीं और कमरे में तेज तेज सुर गूंज रहे थे। उसकी आंखें मानो कहीं और खोई हुई थीं। मैंने धीमे स्वर में कहा, होम्स, यह केस मेरे मन से उतर ही नहीं रहा। मुझे बार बार लगता है कि इस शहर की गलियों में कहीं न कहीं और भी मिस सदरलैंड जैसी लड़कियां होंगी, जो किसी भ्रम में फंसी होंगी। होम्स ने वायलिन का स्वर थामकर मेरी ओर देखा, फिर मुस्कुराया। सही सोच रहे हो वॉटसन। संसार विशाल है और इंसान उतने ही विविध। छल और सच्चाई की इस लड़ाई से कोई जगह बची नहीं। लेकिन हिम्मत मत हारो। हर मिस सदरलैंड को किसी न किसी रूप में सत्य का मार्गदर्शन मिलता ही है। कभी वह अपने अनुभव से सीखती हैं, कभी किसी और के हाथों सच्चाई जान लेती हैं। याद रखो, तुम डॉक्टर हो। तुम्हारे लिए यह समझना कीमत रखता है कि सच्चाई सुनाना भी इलाज जितना ही महत्वपूर्ण है। उसकी बातें सुनकर मेरे भीतर एक अजीब सा सुकून उतर आया। मुझे लगा यह घटना सिर्फ एक रहस्य का खुलना नहीं था, यह मेरे अपने जीवन का हिस्सा बन गई थी। मैंने उसी दिन डायरी में लिखा, होसमर एंजेल कोई एक आदमी नहीं था। वह एक प्रतीक था, झूठ और छल का प्रतीक। और शेरलॉक होम्स केवल एक मित्र नहीं, बल्कि सत्य का दूत है, जो हमें याद दिलाता है कि चाहे सच कितना भी कठोर क्यों ना हो, वही हमें मुक्त करता है। हफ्तों बाद भी यह केस मेरे मन से गया नहीं। मैं मरीजों से मिलता, उनकी बीमारियां देखता, पर भीतर कहीं ना कहीं यह सोचता रहता कि शरीर की बीमारी का इलाज दवा से हो सकता है। पर जब किसी का विश्वास टूटे, जब कोई अपने सबसे प्रिय रिश्ते से धोखा खाए, तब यह घाव किसी भी औषधि से नहीं भरते। मिस सदरलैंड की आंखों से बहते आंसू मुझे बार बार यही सिखाते रहे कि भावनाओं का घाव सबसे गहरा होता है। फिर भी इस केस से एक सबक मुझे हमेशा याद रहेगा। झूठ चाहे कितनी भी चतुराई से क्यों न रचा गया हो, उसका पर्दाफाश जरूर होता है। विंडी बैंक ने सोचा था कि उसकी बनावटी दाढ़ी, चश्मा और टाइप किए हुए पत्र उसे छुपा सकते हैं। पर उन पत्रों में सिर्फ एक झुकी हुई छाप, एक मामूली सा पैटर्न उसकी पूरी साजिश का भेद खोल गया। यही जीवन का नियम है। झूठ की दीवार छोटी सी दरार से गिर जाती है। होम्स अक्सर कहा करता था, कानून और न्याय हमेशा एक नहीं होते। और सचमुच अदालतें विंडी बैंक जैसे आदमी को दोषी शायद कभी न ठहराएं, पर जीवन की अदालत, समाज की अदालत और सबसे बढ़कर अंतरात्मा की अदालत उसे सदा अपराधी मानेंगी। वहीं उसकी वास्तविक सजा है कि अब कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पाएगा।
मुझे सबसे ज्यादा सुकून यह सोचकर मिला कि मैरी अब उस छलावे में नहीं रहेगी। उसने अपनी आंखों से कठोर सत्य देख लिया है। अब भविष्य उसका है। अब वह किसी पर अपनी इच्छा से भरोसा करेगी, विवेक से निर्णय लेगी, और शायद समय उसे कोई ऐसा साथी भी दे जिसे उसके विश्वास की कद्र हो। इन दिनों मैंने अपने जीवन में और भी ज्यादा सावधानी अपनाई। मुझे लगा रिश्तों में सिर्फ प्रेम काफी नहीं, विवेक और सजगता भी जरूरी है। यही हमें अपने बच्चों को और अपने समाज को सिखाना होगा कि अंध भरोसा इंसान को कहीं भी तोड़ सकता है। अपनापन दिल से निभाना चाहिए, लेकिन आंखें खुली रखकर। जब मैंने यह बात होम्स से साझा की तो उसकी आंखों में वही पुरानी शरारती चमक आई। वह बोला, वॉटसन, छल और विश्वासघात इंसान के इतिहास से कभी मिटेंगे नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि कोई एक व्यक्ति हर बार सच का पर्दा हटाता है, और यही समाज को बिखरने से बचा लेता है। यही हमारे काम का असली महत्व है। उसकी वह बात मुझे भीतर तक छू गई। मुझे लगा कि उसका जीवन वास्तव में उस प्रहरी का जीवन है जो अंधेरी गलियों में चलकर सत्य की मशाल ऊंची उठाए रखता है, और मैं उसका साथी बनकर उन कहानियों का गवाह हूं। कभी कभी सोचता हूं कि यह केस ऐतिहासिक अपराधों में शायद दर्ज भी न हो। इसमें न खून था, न कोई खंजर, न हथियार, लेकिन मेरे लिए इसका असर कहीं बड़ा था। यह कहानी केवल एक साधारण लड़की और उसके टूटे विश्वास की थी, और अक्सर ऐसे ही साधारण चेहरे हमें असल जिंदगी की गहरी सीख दे जाते हैं। मैंने अपनी डायरी में दर्ज किया, धोखा कहीं भी हो सकता है। कोई भी अपने चेहरे पर विश्वास की चादर ओढ़कर सामने आ सकता है, पर हर छलावे के पीछे एक छोटी सी दरार होती है। जरूरत सिर्फ सजग निगाहों की होती है। शेरलॉक होम्स की निगाहें ऐसी ही सजग निगाहें हैं। आज जब मैं उस केस को याद करता हूं तो यह किसी रहस्य से ज्यादा मेरे जीवन की नैतिक शिक्षा जैसा लगता है। यह याद दिलाता है कि इंसानी दिल का सबसे गहरा घाव विश्वास का टूटना होता है, और उसका एकमात्र इलाज है सत्य का सामना करना। इसलिए यह केस चाहे जितना साधारण लगे, मेरे जीवन की उन गिनी चुनी घटनाओं में दर्ज हो गया है जिन्हें मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। यह हमेशा यही संदेश देता रहेगा, झूठ चाहे कितना भी लंबा चले, सच्चाई की हल्की सी रोशनी इंसान को आजाद कर देती है। और विश्वासघात कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन समय और सच मिलकर मनुष्य को फिर से जीना सिखा देते हैं। और यही था एक पहचान का मामला।